लंबे समय बाद हफ्ते के पूरे 5 दिन बाजार में कारोबार और आज है वीकेंड सेशन। संकेत फिर से मिले जुले हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत के हैं आसार। सीमित दायरे में पूरे हफ्ते ट्रेड करने के बाद आज फ्राइडे को कुछ बड़ा एक्शन दिखेगा या फिर रहेगी सुस्ती, इसी पर होगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं वीकेंड वाली फीलिंग आ रही है बस। अभी से आ गई, अभी से आ गई। एक्चुअली 4 दिन बाद आदत नहीं रही, आदत नहीं है। हाँ। वो और उसके बीच में थोड़ी छुट्टी ले लो तो फिर और दिक्कत है। बुरा हाल है, पूरे हफ्ते काम करना पड़ा है और वो भी डल बाजार, डल मार्केट, सुस्त मार्केट में काम करना पड़ा है। तो क्या आज एक्शन बदलेगा या नहीं, ये आपसे बड़ा सवाल है सर। बिल्कुल, पहले संकेत देख लेते हैं आज जिनके दम पर हमें आज आगे बढ़ना है। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रही उम्मीद के मुताबिक, लेकिन उम्मीद से थोड़ी सी कम कह सकते हैं। डाउ और नेस्डेक 100 पॉइंट नीचे गए, लेकिन इसके अलावा हमारे लिए बड़ा ट्रिगर है कच्चा तेल का, जो $81 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो 87 से 81 की यात्रा करता हुआ कच्चा तेल थोड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम करता हुआ दिख रहा है। जो लोग शुगर का उपयोग कम करते हैं उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी शुगर के दाम बढ़ना पूरे दुनिया भर के बाजारों में एक चिंता की बात है। 12 साल की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं ग्लोबली रो शुगर के दाम। नतीजों का भरपूर एक्शन, और कल बाजार बंद होने के बाद आए HCL टेक और ICICI प्रू जैसे दिग्गजों के नतीजे, और आज बाजार बंद होने के बाद पेश करेगा नतीजे रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो एक्शन यहाँ भी भरपूर रहने वाला है। बिल्कुल, तो एक्शन तो भरपूर रहने वाला है। वही बात है सर, भरपूर एक्शन, ट्रिगर्स तो हमें मिल जाते हैं बट फिर एंड ऑफ डे वैसा एक्शन होता नहीं है। कल भी जब हम बंद हो रहे थे, अमेरिकी बाजार थोड़ी सुस्ती के संकेत दिखा रहे थे, सुस्ती का ही एक्शन रहा। बट एक बार फिर से 200 पॉइंट की रेंज में डाउ कारोबार हुआ। इस पूरे हफ्ते हम देख रहे हैं सर, डाउ 200-250 की रेंज में ही कारोबार कर रहे हैं। तो रेंज भी एक्सपैंड नहीं हो रही। 1% की कम की रेंज में मूव आता है, फिर ½ % ऊपर ½% नीचे वाली बात ही हो रही है उसमें। वो अजीत की लिक्विड ऑक्सीजन वाला मामला है। ना जीना ना मरना। ना लिक्विड से जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन से मरने नहीं देगी, वैसा हाल है। तो दो चीज़ों में फंसा हुआ है अमेरिका का मार्केट एक्चुअली। एक अमेरिका में रिसेशन का डर है। सारे इकोनॉमिक डेटा जो अब तक अमेरिका के आ रहे हैं वो सारे स्लो डाउन के, धीमेपन के, मंदी के, इकोनॉमी में थोड़ी सी जो गर्मी है वो निकल जाने के, कम हल्के होने के संकेत दे रहे हैं, राइट। और वही चाहिए फेड को, कि भाई थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम आए, डेटा थोड़े कम हो, नौकरियां थोड़ी कम लगे, है ना। यही सारे संकेत है जिससे आपको पता चलता है कि थोड़े लोगों का परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति कम हो रही है और इससे महंगाई नीचे आएगी, जो वो लाना चाहते हैं ब्याज दरें बढ़ा के। सो उस हिसाब से देखा जाए तो बाजार भी यही चाहता है कि थोड़े इकोनॉमिक डेटा कमज़ोर होंगे तो फेड ब्याज दरें बढ़ाने से रुकेगा या फिर महंगाई को काबू करने को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा। तो एक तरफ तो ये, तो इनसे खुश होना चाहिए और बाजार गिरते नहीं है। दूसरी तरफ अगर ये सब डेटा है तो बढ़ क्यों नहीं रहे, एग्जैक्टली। अब बढ़ने में भी एक दूसरी दिक्कत है, वही लिक्विड ऑक्सीजन वाली। ऊपर में ये फेड के सारे जितने महानुभाव हैं, जितने में हमारे RBI वाले अच्छे हैं, कोई बाहर जाकर आलतू फालतू बयान देता नहीं है। वहाँ पे कोई किधर भी जाके बोलता है फेड वाले सारे, मतलब अब वो हर आदमी और रोज कुछ ना कुछ कर, रोज कुछ हाँ, इतने फ्री है। हाँ। तो वैसे ठीक है, अच्छा है दीप बोल रहे हैं तो हमारे लिए भी बोलने को कुछ है। अगर ये भी बंद कर देंगे तो हमारे टॉकिंग पॉइंट्स कहाँ से बचेंगे। सो हो ये रहा है कि फेड के सारे सदस्य जब तब जहां तहां मौका मिल रहा है बयान दे रहे हैं, बयान ये दे रहे हैं ब्याज दरें और बढ़ाएंगे, और सब कह रहे हैं। हाँ, सब कह रहे हैं, और 1 से 2 बार। तो हर पॉलिसी में आने के पहले एक बार लगता है 1 से 2 बार और, 1 से 2 बार और, 1 से 2 बार और, यही चल रहा है। करेक्ट। अब ये बंद कब होगा भाई, ये अभी तक कहीं समझ नहीं आ रहा। तो एक दोनों तरफ की चीजें हैं। एक तरफ अभी भी ब्याज दरें 1 से 2 बार बढ़ेंगी, चलो ब्रेक लगा दो, तेजी नहीं करनी, ब्याज दरें बढ़ रही है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेटा मजबूत आ रहे हैं, तो जो एक तरफ वो लोग भी है ना सोचने वाले, भाई डेटा कमजोर होंगे, महंगाई काबू में आने के संकेत होंगे तो फेड अपने आप रुक जाएगा, डेटा ड्रिवन है। करेक्ट है ना। इन दोनों कश्मकश के बीच में कोई मन साफ बना नहीं पा रहा है। न तेजी करने वाले बहुत जोर से तेजी कर पा रहे हैं, न मंदी करने वाले जोर से मंदी कर पा रहे हैं। वेट एंड वॉच, टाइम पास वाले मूड में टाइम पास चल रहा है फुल। अभी तो 3 मई को है पॉलिसी, तो तब तक ऐसे ही चलने वाला है। 3 मई मतलब बच्चा क्या है, 5 दिन अगले निकालने अपने, 5 दिन। हाँ, बस 1 मई की छुट्टी है। हाँ, 1 मई का, हाँ 1 मई की छुट्टी। ध्यान रखो दीप। हाँ, भूल गया। 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई। हाँ, एक और एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है। नूपुर से सीखना चाहिए आपको। तो बिल्कुल। तो 3 दिन की लंबी छुट्टी आ रही है। तो उसके बाद 2 दिन तो हो ही जाएगा। 7 ट्रेडिंग सेशन है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा
जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन है वो इसी वजह से कि कोई नए और बड़े ट्रिगर की बाजार को तलाश है। जो पता है उनमें कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। नहीं पता है वो नहीं पता है, जब आएगा तब आएगा, तब आएगा। ठीक है, तब तक अपने सिंपल फॉर्मूला एक ही है जो अपना चल रहा है, मैं आपको बता दूंगा, उसी के हिसाब से अपने चलते रहना है। ठीक है, डन डन। बता दूं? बता दीजिए सर, बात निकली तो। अपना सिंपल फॉर्मूला 17,500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नजदीक है निफ्टी। यस, 17,500 के ऊपर जब तक बंद हो रहा है तब तक हमें मंदी के बारे में, कमजोरी के बारे में सोच नहीं है। नहीं सोचेंगे। 17,850 से 17,500 300 350 पॉइंट यानी कि 2% का रनिंग करेक्शन इतना बनता ही बनता है, होना ही चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 1000 पॉइंट बढ़ने के बाद यहाँ हम टाइम वाइज करेक्शन, कंसोलिडेशन, टाइम पास, आराम, सीमित दायरे का कारोबार, जो आपको अच्छा शब्द लगे वो देख लीजिए। ठीक है, 17,500 के नीचे बंद होगा तो हम थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, कितनी ट्रेडिंग पोजीशन रखनी है, कम करनी है, और नीचे कितना जा रहा है, तब मूड, माहौल, खबरें देख के डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अब टाइम पास तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन बड़ी तेजी या बड़ी मंदी कब होगी, डायरेक्शनल मूव किधर आएगा। 17,500 के नीचे निफ्टी बंद होता है तो थोड़ा कमजोरी का पहला संकेत आएगा। 42,000 के नीचे बैंक निफ्टी, मैंने आज 41,500 से 42,000 कर दिया क्योंकि बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये रखें कि 41,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होगा तो आपको अलर्ट हो जाना है, कायदे से लेवल वो निकलता है, लेकिन मैं इस बार है ना प्रोटेक्शन के मूड में जाता हूँ कि जो पैसा बना है वो जाए ना। तो आज थोड़ा सा चेंज मैंने ये किया कि अगर आज 42,000 के नीचे बंद होता है तो आपको थोड़ी ट्रेडिंग पोजीशन कम करनी है। गॉट इट। ये कल और आज की स्टडी में ये फर्क है, यही फर्क है। और क्यों है दीप, वो भी लॉजिक भी बताना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरा मन आज हुआ तो 42,000, कल होगा तो फिर 41,500। 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए कि आप 42,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। इनफ। ये आपके लिए इतना मजबूती का संकेत है। 5 दिन से आप 42,000 बंद हो रहे हैं तो हफ्ते के आखिरी दिन क्यों 42,000 के नीचे बंद होना चाहिए। वीकली क्लोजिंग अगर पिछले हफ्ते हमें 42,000 के ऊपर की मिली है, 5 दिन में पिछला हफ्ता यही है ना। यस सर। तो इस बार हमें 42,000 के नीचे की क्लोजिंग आज नहीं चाहिए। क्वेश्चन है आपके पास है 350 पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं। आज हमने एक बदलाव किया कि अगर 42,000 के नीचे बंद हो रहा है तो ही आपको डरना है। जब तक 42,000 के ऊपर बंद हो रहा है बाय ऑन डिप्स, 17,500 के ऊपर बंद हो रहा है बाय ऑन डिप्स। ये एक तरफा अगर आपको ट्रेड तेजी का ही करना आता था। ठीक है, बड़ी तेजी कब की है, 17,828 का आपको बेस्ट क्लोजिंग मिला है इस रनअप का। उसके ऊपर बंद होंगे 17,850 गिन लीजिए, भरपूर नई तेजी करेगी। आज तो नहीं होना, लग नहीं रहा, लेकिन 17,850 के ऊपर ट्रेंड मजबूती का बनता हुआ और तेजी से नजर आएगा। और 42,500 या 42,600 दोनों में से कोई भी एक मान लें, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद होता है बढ़िया तेजी वाला माहौल बनेगा वापस। गॉट इट। सो ज्यादा संभावना यही कि अब आप 42,500 के नजदीक बैंक निफ्टी पे 125 पॉइंट दूर है, नहीं 300 250 पॉइंट, 250 पॉइंट पहले ब्रेकआउट बैंक निफ्टी से आने की संभावना ज्यादा है तेजी की तरफ। ठीक है, मंदी की तरफ पहले निफ्टी के, अगर मंदी होनी है तो पहले निफ्टी आपको मंदी का संकेत देगा। तो लीडरशिप भी आपने देख लेना है कि भाई अगर नीचे जाना है संकेत निफ्टी से लो, ऊपर जाना है संकेत बैंक निफ्टी से लो। ये उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। यही है, ठीक है, बाकी और कोई खास बदलाव नहीं है। और एक और चीज जो हम इस हफ्ते की शुरुआत से कह रहे हैं, कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन रहेगा। थोड़ा थोड़ा वहीं फोकस करिए, फर्क इतना ही है, कुछ भी मत लीजिए। मतलब हाँ, सिर्फ ये कि यार ये नहीं बढ़ा और ये 40% 50% घट गया। फॉर एग्जांपल स्टर्लिंग विल्सन है, अब रिजल्ट, इसलिए मैं आपको 2 दिन कल लिया, परसों कब बात हुई कि रिजल्ट जिनका अच्छा आने की उम्मीद है वही लेना है। करेक्ट, ठीक है, उसके बाद भी खराब आ सकता है, आप एक्सपेक्टेशन, लेकिन जहां आपको पता खराब आएगा वहां तो हाथ ही नहीं लगाना है। एब्सोल्युटली, कितने ही गिरा हो, एब्सोल्युटली, है ना। वो कोई 40% गिर के 4% बढ़ जाएगा तो हो क्या जाएगा आपका, एग्जैक्टली कुछ नहीं होना है। सो अपने सिंपल फॉर्मूला ये रखना है, मिड कैप स्मॉल कैप लेने हैं, लेकिन जिस, और क्वालिटी भी ऐसी नहीं कि पुरानी क्वालिटी इतने सालों की, ये रिजल्ट जिसका अच्छा आ सकता है वो करना, वही लेना है। जिसमें इस रिजल्ट पे क्वेश्चन मार्क है वो कितने अच्छा शेयर हो अभी नहीं लेंगे। गॉट इट। और आपको कौन से 8,000 स्टॉक खरीदने हैं, 8 भी खरीद ले तो बड़ी बात है ना। तो इसलिए 2-4 तो मिल ही जाएंगे ना, बस वो ध्यान रखना है। गॉट इट सर।
एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, वैसे तो बाजार कंसोलिडेट कर रहे हैं, इस पूरे हफ्ते कंसोलिडेट किया है, बट इस पूरे हफ्ते हर 4 दिन हमने देखा है कि वो आखिरी आधे घंटे में एक्शन आपका पॉजिटिव ही हो जाता है, बाजार रिकवर ही करते हैं। अब रिकवर करके पॉजिटिव बंद हो नेगेटिव बंद हो वो अलग बात है, बट रिकवर करके बंद होते हैं। ये क्या हो रहा है ना, वो ऐसा वाला एंड में वो बनता ही है, यू आपका बनता है, बंसल जी वाला राउंडिंग बॉटम बनता है ना, 100% है ना। तो खुलेगा मजबूत, वापस बंद होते हो तो वो वैसे ही मामला बन रहा है। देखो, मैं तो हमेशा दीप 9:15 बजे काम खुलता है, उससे 3:30 बजे काम बंद होता है, उसकी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से कहता आया हूँ। और इसलिए कहता आया हूँ कि 9:15 बजे आप कुछ भी सोच के उतरे मैदान में, आपके पास पूरा टाइम है 3:30 बजे तक आप अपनी गलती सुधार सकते हैं कि आपने तेजी सोची, मंदी हो गई, स्टॉप लॉस लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, व्हाटएवर, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन। लेकिन 3:30 बजे जब बाजार बंद हो रहा है तो आपको अगले दिन 9:15 बजे क्या खुलेगा उसका एक जजमेंट लेना होता है, और उसके बेसिस पे आप अपनी पोजीशन बनाते हैं या खत्म करते हैं। और ऐसे में अगर हमेशा आप आखिरी आधे 1 घंटे में रिकवरी दे रहे हैं, दिन में थोड़ी ऊपर की तरफ, दिन के निचले स्तरों के बजाय थोड़ा बेहतर बंद होने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है कि आप अगले दिन को लेकर थोड़ा पॉजिटिव है। नहीं तो क्यों खरीदेंगे, है ना। अब जैसा कल भी 3:20 पे, आजकल 2-3 दिन से 3:20 पे हम क्या करें, कुछ नहीं करना है। आप देखो आज फिर SGX निफ्टी 5 पॉइंट, सो वो हो ही रहा है। सो अनलेस अनटिल इसी मैं ओवरनाइट रिस्क तब लूंगा तेजी या मंदी की जब मुझे एक गैप मिले, राइट। नहीं तो फिर तो नेक्स्ट ही कर लेंगे ना शुरू। एग्जैक्टली, मौका मिल जाएगा। रात भर के लिए क्यों आपको पोजीशन रखना है, मार्जिन देना है, सोचते रहना है, जागते हुए SGX देखो और डाउ देखो और क्या हो रहा, और देखो तो ठीक है, होता भी नहीं कुछ, करेक्ट, देख के होता हो तो आप थोड़ा सोचे भी। एग्जैक्टली। तो अगर उतना ही कंफ्यूज रहना है देख के भी, और उतना ही कंफ्यूज रहना है बिना देखे भी तो बेहतर है कि फिर आप नेक्स्ट डे एक्शन लो। बढ़िया चीज क्या है दीप इस मार्केट की, सबसे बढ़िया चीज है कि मार्केट हर रोज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर रुक रहा है, और हर रोज ऊपर की रुकावट के लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका दे रहा है। तो रेंज भली छोटी है लेकिन लेवल को पूरा रेस्पेक्ट कर रहा है, तो लेवल के हिसाब से मार्केट चल रहा है। इसलिए इस मार्केट से कोई कृपया करके कंप्लेन ना करें, परफेक्ट मार्केट है। जिस दिन ब्रेकआउट देना होगा ऊपर या नीचे का आपको मिल जाएगा, एक दिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उस दिन हो जाएगा, बाकी दिन आप सिंगल्स लेते रहो, सपोर्ट पे लीजिए, रुकावट के लेवल पर दीजिए। क्लियर, सपोर्ट पे लीजिए, रुकावट पे दीजिए, ठीक है सर। उसमें भी पैसे नहीं बन रहे ना लोगों के, प्रॉब्लम ये टारगेट ना तो अपसाइड वाला आ रहा है ना डाउन साइड वाला आ रहा है। एक्चुअली वो है ना, ऑप्शंस में मुश्किल हो रही है, क्योंकि ऑप्शंस में प्रीमियम जो जिस तरह से चली जाती है ना, एग्जैक्टली, वो थोड़ी सी दिक्कत है। अदरवाइज मेरे ख्याल से कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो और नहीं है तो कोई ज़रूरी है, तो ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड कर लेना ज़्यादा ठीक है बजाय ऑप्शंस के, राइट। क्योंकि फ्यूचर्स में 25-50 पॉइंट आपको निफ्टी में मिलना, 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल जाते हैं माफ कीजिएगा, ज़्यादा आसान है। ऑप्शंस में प्रीमियम गल जाती है आपकी। सो और दूसरा ये कि बड़ा मूवमेंट है नहीं, इतनी वॉलेटिलिटी है नहीं, तो आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो बहुत रिस्क भी नहीं है। फ्यूचर्स में रिस्क तब होती है जबकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो दिन में, 200-300 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए, बैंक निफ्टी 500-600 हो जाए तो रिस्क ज़्यादा है। जब आपको पता है मूवमेंट ही 100 पॉइंट का ही होना है, तो फिर आप फ्यूचर्स करके 25 पॉइंट बनाना आसान है, राइट। ऑप्शंस में 25 पॉइंट बनाना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, चलिए अब मंथली एक्सपायरी की तरफ भी हम मूव कर रहे हैं। मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता भी आ गया है, तो उस पर भी हमारी नज़र है, देखते हैं बाजार कैसे डायरेक्शन चूज करते हैं। आज का फिर सेटअप समझाइए सर, कैसे करनी है आज की तैयारी, संकेत आपको क्या कह रहे हैं आज के? संकेत आज के ज़्यादातर तो देखो न्यूट्रल साइड पर ही है, ग्लोबल न्यूट्रल है, FIs के भी मुझे नेगेटिव से थोड़े न्यूट्रल साइड पर ही लगे, घरेलू फंड्स के वापस से पॉजिटिव होते दिखे, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है। कल एक नेगेटिव था FI और बाकी सारे न्यूट्रल थे, आज एक पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव हो गए एक्चुअली और बाकी सारे न्यूट्रल, तो थोड़ा बेहतर है संकेत कल से आज के बीच में दी। और वो इसलिए कि अमेरिका में जितनी हम सोचे थे कल कमजोरी, उससे कम ही कमजोरी हुई। हम 150-200 पॉइंट नीचे हमें डाउ दिख रहा था, नेस्डेक उतना नीचे दिख रहा था, उसके सामने 100 पॉइंट ही घटे हैं और डाउ फ्यूचर्स वगैरह भी अब शांत है, कोई खास बड़ा मूव है नहीं। ठीक है, वही है, 3 दिन से एक ही लाइन चल रही है अपनी, जिसमें कोई बदलाव नहीं। 17,500 बजे तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आज भी है, और एक ही लेवल दे रहा हूँ 3 से। बहुत कम बार ऐसा होता है जब मैं एक ही लेवल देता हूँ, तो आज ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा रेंज 25 पॉइंट कम की है,
1775, 17,725 आज के लिए पहला रुकावट का जगह, इसको पार करके टिके तो 17,750, 17,825 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट दोनों करना चाहिए। बैंक निफ्टी 42,125 पहला सपोर्ट जोन है, इसके नीचे गए तो 41,625, 41,825 ये आपके लिए मजबूत खरीदारी की जगह बनकर आएगी। ऊपर की तरफ 42,375, 42,500, कल का हाई भी 42,375 का ही था। इस रेंज में हल्की फुल्की रुकावट है, पार करके निकले तो 42,600, 42,725 तक जा सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बड़े लेवल। गॉट इट सर, ठीक है। डेटा क्योंकि हम देख रहे हैं कल हल्की जो रिकवरी हुई है हल्की फुल्की थी, बट उसमें पुट कॉल रेशियो आपका थोड़ा ऊपर आ गया, एफएस की पोजीशन भी 2% से बढ़ गई। कितना इंपॉर्टेंस देना है इसे सर? कोई खास नहीं, क्यों एक्सपायरी भी 30% कोई हल्की फुल्की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, और पुट कॉल रेशियो वगैरह सब कंफर्टेबल है। डेटा में कोई खास बदलाव ऐसा है नहीं जो कि ज़्यादा डिस्कस करना पड़े। स्टॉप लॉस 17,450, इंट्राडे क्लोजिंग बेसिकली 17,500 होता है। 17,500 के नीचे भले 17,500 लगाएं, 475 लगाएं, 500 लगाएं, 450 जो आपको ठीक लगे। 17,500 बेसिकली स्टॉप लॉस है। गॉट इट। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस मैंने आज ऊपर खींच दिया है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी 42,000। अब आप सोचेंगे कि क्लोजिंग तो 42,000 समझ में आता है 5 दिन से, फिर इंट्राडे तो 41,800 चल रहा था। आज मेरा ज्यादा रिस्क लेने का मन नहीं है दीप। क्यों? नहीं पता नहीं, वीकेंड भी है। हाँ, छोड़ो। अगर देखो 1 2 3 3 दिन से आप इंट्राडे में 42,000 के नीचे नहीं गए। यस सर। चौथे दिन में 42,800 का हमने लो बनाया था 17 तारीख को। तो फिर हमें क्यों आज हम 42,000 के नीचे अगर जाता तो हमें नहीं रखना एक्चुअली। तो इसलिए, और 265 पॉइंट का तो आपके पास क्वेश्चन है ना, है तो अब इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन चाहिए। तो इसलिए आज इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 42,000। गॉट इट, ठीक है। शॉर्ट साइड पर आज यहाँ पे भी स्टॉप लॉस छोटे किए मैंने, और वो मैंने इसलिए कि वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और 5-6 दिन आपको रेंज बाउंड हो गए। अगर किसी भी दिन रेंज के बाहर निकलने का संकेत ऊपर की तरफ भी दे तो आपका स्टॉप लॉस फिर छोटा होना चाहिए। इंट्राडे 17,725, क्लोजिंग 17,825। ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा दूर रखना चाहें 17,825 रख लें, आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 42,625 जो इस हफ्ते का हाई है। क्लोजिंग 42,300, कल भी क्लोजिंग 42,300 दिया था, 30 पॉइंट नीचे बंद हुआ। एग्जैक्टली। आज भी 42,300, और जिनको थोड़ा दूर का रखना है वो 42,500, 600 भी रख सकता है, आपकी मर्जी। मुझे स्टॉप लॉस आज मेरा दोनों ही तरफ, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ छोटा स्टॉप लॉस रखने का मन। वीकेंड से पहले पोजीशन। हाँ, मतलब अगर देखो वीकेंड सेशन पे अगर ब्रेकडाउन के संकेत दे रहा है तो भी अपने को ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहना है, और वीकेंड सेशन में अगर अच्छी मजबूत क्लोजिंग को तैयार हो रहा है तो भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं रहना है। अगर समझो आज 42,300 के ऊपर बंद होता है तो जो आप 39,051 की क्लोजिंग से अब तक ऊपर भागते आ रहे हैं, बेस्ट क्लोजिंग मिलेगी और वीकली क्लोजिंग, तो फिर क्यों शॉर्ट रहना है मंडे के लिए? ये भी सही है ना, ये भी सही है। तो इसलिए आज हमने स्टॉप लॉस दोनों छोटे कर दिए। ठीक है, वक्त के हिसाब से बदलना पड़ता है अकॉर्डिंगली। गॉट इट सर। ठीक है, नई पोजीशंस पर आते हैं। खरीदिए निफ्टी 17,500, 575, 575, 580, 85 जहां ठीक लगे 5-15 पॉइंट अपना दिमाग लगा लीजिए। बेसिकली 17,600 के नीचे से खरीदारी की जगह बन जाती है। 17,450 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 17,625 और 660 दो छोटे टारगेट, 700, 725 दो मीडियम टारगेट, 750 से 17,800 बड़े टारगेट। क्लियर कट स्ट्रेटजी, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। बेचने की राय बिल्कुल है 17,725, 17,825 ये इस रेंज में बेचना है। कोई 17,700 से मूड बनाना चाहे तो उस वक्त का मूड माहौल देखकर करे, नहीं तो 17,725, 825 परफेक्ट बिकवाली की जगह है। 2-3 टुकड़ों में बेच दीजिए। 17,875 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि 17,863 का अब तक का हाई बना है आपका, उससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 17,700 और 17,665 दो छोटे टारगेट, 17,625, 602 मीडियम टारगेट और 17,580 का फाइनल टारगेट। ज्यादा नीचे के टारगेट भी ऐसे है नहीं, दोनों तरफ ही आपके। अब आइए बैंक निफ्टी, सेम वही जो 3 दिन से दे रहे हैं। 41,625, 41,825 की रेंज में खरीदिए। आता नहीं है, लेकिन आए ना आए अपनी तैयारी रहनी चाहिए। मतलब हम तैयार हैं तो सिचुएशन आएगी तो एक्शन होगा। स्टॉप लॉस 41,500 का होगा। टारगेट वही 42,000, 42,125, 42,200, 265 और 375। ये है जो संभावना कम है
जिसकी संभावना है वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में 42,025 से 42,150 इस रेंज में आज फिर से मिले तो मौका खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 41,950 का, क्योंकि 42,000 के नीचे जाते हैं हमारा मूड खराब हो जाएगा। यस, मेरा तो हो जाएगा। हो जाएगा, आपने बोल ही रहे हैं। लेवल्स भी दे दी उसके। हाँ, तो वहां पे अपने को 41,950 का स्टॉप लॉस लगाना है। इस रेंज में चांस लेना है खरीदने का। टारगेट जो बनेंगे देखो 42,265 और 375 दो छोटे टारगेट, 500 और 600 के दो मीडियम टारगेट। ऊपर के ऐसे ही दिए मैंने। आने के चांस कम है। 42,725, 42,825 फॉर एकेडमिक पर्पस। जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है सर। बेचने की राय दे दूं आपको। बेचेगा बैंक निफ्टी 42,500 से 42,600 की रेंज में। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए देखिए ब्रेकआउट भी इसी रेंज के पार मिलेगा। तो अगर आपको बेच नहीं है तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बेचेगा, जो कि मैंने थोड़ा 42,750 का रखा है। वही स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट 42,375, 42,275, 42,200, 42,125 और 42,025 तक के टारगेट के लिए करनी है बिकवानी। तो 42,000 के नीचे ही आप देख नहीं रहे? ठीक, मोस्टली तो 42,000, 42,500 ही वही। ठीक है। और एक्चुअली समझ में भी आता है क्यों इस पूरे हफ्ते आपने अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिर्फ सेल कॉल दी है बैंक निफ्टी में। क्यों हो ही बैंक निफ्टी उतना खराब हो ही नहीं रहा है। अभी तक बैंक निफ्टी ने कोई खराबी के संकेत नहीं दिए, है ना? करेक्ट सर, ठीक है। बैन में कोई स्टॉक नहीं है। आई थिंक सर पहली बार ऐसा है कि हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। एक हफ्ता पहले से ही आप देख रहे हैं बैन में स्टॉक ही नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ इस एक्सपायरी के लिए निकल कर आ रही है। थोड़ा डेटा भी समझाएं सर। आई थिंक कैश में लगातार चौथे दिन एफआईएस की तरफ से कल बिकवाली आते हुए देखिए। हालांकि ऑफकोर्स थोड़ा एक्सपायरी एडजस्टमेंट था फ्यूचर्स में, तो देखो हाथ तो रोका है उन्होंने, हाथ रोका है तो मार्केट बढ़ना भी रुका है। यस, दोनों ही चीज़ अपनी जगह करेक्ट। तो ठीक है, ऐसा और ऐसा भी नहीं कि इतना बेचने की जो उससे डर लगे। 1,800 करोड़ तो हम इसलिए हमने पहले भी बहुत जले हुए तो कुछ भी नहीं। हाँ, और दूसरा ये कि एफएनओ के डेटा उतने खराब नहीं है। 550 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, 900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, और इसीलिए मैंने न्यूट्रल रखा है। साथ ही लोकल फंड्स के 833 करोड़ की खरीदारी भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट, वायदा कारोबार के डेटा जनरली तो शुक्रवार को मैं बोल ही देता हूँ आपको, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, बट लेकिन आज नहीं बोलूंगा। मंथली एक्सपायरी के डेटा थोड़े ठीक ठाक से है। 17,700 ये आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल, जो कि यहाँ से 75 पॉइंट ऊपर है। 17,700 के पुट पर 78 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 1 करोड़ 2 लाख शेयर हैं। तो 17,700, 725 ऊपर आपके लिए पार करने में पसीना आएगा। ये ऊपर का लेवल दिख रहा है, यहाँ पर पोजिशंस बनी है। बाकी छोटा मोटा सपोर्ट 17,600, 17,500 पर एक ही डेटा है। हाँ, नॉट वर्थ डिस्कसिंग बैंक निफ्टी के डेटा है। 15-15 लाख शेयर का ऑपरेटर में क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, कल ही 1 करोड़ का कल था 1 करोड़, करेक्ट है ना। सो अभी बैंक निफ्टी के डेटा कम है, निफ्टी के मैंने आपको बता दिया। एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है 17,700। गॉट इट। ठीक है, चलिए ये है आज का पूरा सेटअप। अब थोड़ा स्टॉक्स की भी बात कर लें सर। 2 नतीजे आए हैं। बिगुल स्टॉक ऑफ द डे, आई बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। अच्छे से शुरुआत करें या खराब से शुरुआत करें सर? जैसा आप बोलो। आई थिंक आज अच्छे कुछ अच्छे से बड़े में अच्छे आने का, ये बात सही है। तो आईसीआईसीआई प्रू इसके रिजल्ट्स आए हैं बेहद दमदार। हर एक पैरामीटर पर परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी आती है। देखिए नंबर्स काफ़ी मजबूत है। प्रीमियम में जो ग्रोथ है, ये मुनाफे में जो ग्रोथ है, मार्जिन्स बेहतर होकर आए हैं 28 से 32%। किसी भी पैरामीटर पर ऐसे वैसे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा के देख ले, आप खराब नहीं निकाल पाएंगे इसमें, कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। नहीं। अरे वाह, तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं और ऐसा भी नहीं कि स्टॉक बहुत भागा हुआ हो। 5-7 दिन में, हफ्ते भर में जरूर 3% बढ़ा है, जिसमें कल ही थोड़ा सा 1.5-2% तो कल ही बढ़ा है। यस सर। अदरवाइज कोई ऐसा खास ऐसा भागा हुआ हो वैसा भी नहीं है। महीने भर का छोड़ दे तो बट ठीक है। ओवरऑल पिछले रिजल्ट से इस रिजल्ट में अब भी 3% नीचे है स्टॉक। तो आई थिंक थोड़ी और जगह है इसमें ऊपर जाने की। 452 रुपये का आपको स्टॉप लॉस, बिल्कुल छोटा सा फ्यूचर्स का बता रहा हूँ, ये तो कैश के लेवल है, फ्यूचर्स का मैं बता रहा हूँ। 452 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट 468, 475, 482, ये 3 टारगेट के लिए आईसीआईसीआई प्रू को आप खरीद सकते हैं। और ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने आईसीआईसीआई प्रू के टारगेट्स बढ़ाए हैं, ज़्यादातर ने बढ़ाया। तो ये एक और अच्छा संकेत है कि ब्रोकरेजेस की तरफ मेरे ख्याल से एक जेफरीज को छोड़ दें, जहाँ शायद उन्होंने हल्का सा कम किया टारगेट।
नहीं, उन्होंने भी बढ़ाया 520 से 560। तो आईसीआईसीआई प्रू पे सबके टारगेट्स बढ़कर आए। कॉन्सेंसस अपग्रेड है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2-3% तो आराम से चल सकता है। अब ज़्यादा चल जाए तो मुझे नहीं पता, अंडर ऑन्ड है थोड़ा सा, चल भी जाए, बट स्टॉक बढ़ना चाहिए। स्टॉक बढ़ना चाहिए। आई थिंक ये इंश्योरेंस कंपनीज का मार्च का अपडेट भी आया सर, वो भी काफ़ी अच्छा मजबूत है, मजबूत है, तो शायद उसका भी इसे फ़ायदा आज मिल सकता है। तो दोनों लिहाज से चलिए, आईसीआईसीआई प्रू आपके रेडार पर रहना चाहिए। एचसीएल टेक तीसरी दिग्गज आईटी कंपनी है सर, जिसके नंबर्स आए हैं। मतलब ऐसा बहुत खराब नंबर हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ग्रेट भी नहीं है। मतलब ऐसे नंबर वो आपको फिर कंफ्यूज रखेंगे। तो लिक्विड ऑक्सीजन हो गया वैसा है। अच्छा, मजे की बात ये देखिए दीप, ऐसे नंबर भी नहीं है कि जिससे अब डाउनग्रेड आए, लेकिन सबकी डाउनग्रेड है। एक जेफरीज को छोड़ दो, वो जेफरीज का जो मैं जिक्र कर रहा था वो यहाँ एक जेफरीज है जिन्होंने 1050 से 1125 का टारगेट किया है, बाकी सबके डाउनग्रेड है। और अच्छा, देखने में ऐसे डाउनग्रेड जैसे नंबर लग भी नहीं रहे, और स्टॉक ढीला भी है, पिटा हुआ भी है। डील पाइपलाइन अच्छी बताई इन्होंने, वित्त वर्ष 2024 के लिए गाइडेंस भी थोड़ा बेहतर है कंपैरेटिवली। सो ऐसा मुझे बहुत खराब लगा नहीं, लेकिन चूंकि डाउनग्रेड से हो सकता है 1-2% नीचे और आ जाए कर जाए, तो मेरा स्टॉक की प्राइस पर बहुत व्यू क्लियर कट बन नहीं पा रहा है। इस पर मेरा व्यू एक ही चीज का बन रहा है, खुलने दो, खुलने के बाद इसको देखो। पहले अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नीचे आ जाएगा, और पहले अगर नीचे आता है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा निचले लेवल से, बट ज्यादा कुछ इन नंबर्स के दम पर। अगर इस नंबर में एक ही चीज है जी, इन शॉर्ट बता दूं, नंबर देखोगे, कमेंट्री देखोगे, आपको कुछ खराब नहीं लगेगा। डाउनग्रेड्स देखोगे, आपको बिना डाउनग्रेड देखे, अगर आप बिना नंबर देखे डाउनग्रेड देख लो ना, आपको लगेगा बहुत खराब दिए होंगे। मतलब क्लियर है, मैनेजमेंट पे अभी तक मार्केट का भरोसा नहीं है। बस सो बात की एक बात, अभी तक ब्रोकरेजेस भरोसा नहीं कर रहे इन नंबर्स पे। तो क्या है, इन कई सारी कंपनियां ऐसी हैं, उनके एक तिमाही में अच्छे प्रदर्शन से काम नहीं चलता जिनका, वो 2-3-4 क्वार्टर तक जब तक लगातार ढंग से ना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम क्या होता है, 1-2 क्वार्टर करते फिर वापस फुस हो जाते हैं। तो ब्रोकरेज भरोसा ही नहीं करते फिर डाउन, इसीलिए डाउनग्रेड आते हैं। तो आई थिंक दोनों तरफ का है मामला, लेट्स सी। ठीक है, तो चलिए आज 2 रिएक्शंस हैं। आईसीआईसीआई प्रू बढ़िया नतीजे, खरीदारी की राय आ रही है। एचसीएल टेक देखते हैं बाजार खुलने के बाद कैसा एक्शन आएगा। रिसर्च टीम से भी बात करते हैं, कई सारे और नतीजे आए थे, कैश मार्केट्स के कुछ नतीजे हैं जहां पर आपको फोकस करना है, साथ ही बाकी खबरें और ब्रोकरेज भी जाननी है। अरमान, नुपुर और आशीष हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए हैं? जी, कई सारे रिजल्ट्स और ट्रिगर्स में, जिसमें सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो निफ्टी में दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पर नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में आदित्य बिरला मनी, तेजस नेटवर्क, वेंट और हिंदुस्तान जिंक जो है उनके भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। आर सिस्टम इंटरनेशनल, इनका जो डीलिस्टिंग ऑफर है वो आज से शुरू हो जाएगा। एक्स डेट है स्टॉक्स में, जिसमें नेस्ले, डिविडेंड है 102 का। सौराष्ट्र सीमेंट, जहाँ पर अगर आप देखें जो मर्जर गुजरात सिद्ध सीमेंट का था उसका जो है एक्स डेट होता हुआ दिखेगा। टिप्स इंडस्ट्रीज, स्टॉक स्प्लिट है फ्रॉम ₹10 to ₹1 का। और नतीजों पे अगर आ जाएं तो कैश में सबका साइंड पे अगर आप नतीजे देखें तो नतीजे आपका ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं। आय में लगभग 8% की बढ़ोतरी है। मार्जिन देखेंगे, मार्जिन भी थोड़े इंप्रूव होकर आए, 13.2% से बढ़कर 14.2% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी लगभग आपको 4.5% के आसपास की बढ़त दिखेगी। और कंपनी ने लगभग ₹16 का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। ओके, तो ये है आपके लिए कैश के कुछ नतीजे। साइंट की तरफ से अच्छा प्रदर्शन रहा है, देखते हैं आज ये कैसा रिएक्ट करेगा। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, कौन सी खबरें आपके पास? गुड मॉर्निंग। नतीजों में स्टर्लिंग एंड विल्सन भी है, जहां पे जो Q4 के नतीजे वो काफ़ी कमज़ोर दिखेंगे। कंपनी की आय में सिग्निफिकेंट फॉल है, 92% की गिरावट आपको नजर आएगी। 1000 करोड़ से घट के इस बार करीबन 90 करोड़ के आसपास आते दिखा है। कामकाजी लेवल पे देखें तो कंपनी ने 352 करोड़ का घाटा इस बार दिखाया है, अगेंस्ट 124 करोड़ जो पिछले साल था। और नेट लेवल पे भी 417 करोड़ का लॉस आते हुए दिखा है। न्यूज़ में जेएमआर इंफ्रा, जहाँ पे मार्च का ट्रैफिक डेटा का अपडेट आते दिखा है। पैसेंजर ट्रैफिक देखे तो 33% से इस बार बढ़कर आया है। दिल्ली हैदराबाद में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती दिखे तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। सीमेंस, जहाँ पे गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के से कंपनी को 2 नए ऑर्डर मिले, कंसोर्शियम में उसे नए 2 ऑर्डर मिलते हुए दिखे। आरवीएनएल के साथ 678 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले। लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पे आज रखनी है नजर, क्योंकि मार्च के महीने का डेटा आता दिखा है और काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टैक्सेशन में जो चेंजेस हुए थे उसके बाद यहाँ पे शार्प इंक्रीज होते दिखे। हाई वैल्यू पॉलिसीज में काफी ज्यादा बढ़त आपको नजर आएगी। इनफैक्ट जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वहाँ पे देखेंगे तो HDFC
लाइफ 83% ऊपर है, मैक्स लाइफ 42% की ग्रोथ दिखा रहा है, SBI लाइफ में देखें तो 23% की ग्रोथ है और LIC में थोड़ा डाउनफॉल है। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। और लास्ट में PVR, जहाँ पे मर्जर के बाद कंपनी का अब नाम बदल दिया गया है, PVR आइनॉक्स लिमिटेड रखा गया है और 20 अप्रैल को ROC से इसे सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। ओके, तो PVR देखते हैं, नाम तो बदल रहा है, साथ ही आज नई रिलीज भी है। देखते हैं कैसा रिएक्शन आएगा उस पर। आई थिंक अरमान कुछ और खबरें भी आज ही हो रही है ना? आज ही आ रही है। आप में तीनों में से कौन कौन इस वीकेंड पे पिक्चर देखने जाएगा? चारों में? अच्छा, मैं ट्रेलर नहीं देखा गया सर पूरा। हैं? पूरा ट्रेलर नहीं देखा गया, काफी बोरिंग लग रहा है। बफिंग? अच्छा जाओ, बोरिंग मुझे लगा कि अच्छा उसका कुछ गाना वायरल हुआ है ना? कुछ गाना, हाँ, कोई तो एक गाना आया अच्छा। है मूवी का जो शायद वायरल, आई डोंट नो क्या है वो। मतलब ट्रेलर भी इतना खराब लग रहा हाँ है? सर। क्या बात कर रहे हो? और आपने ट्रेलर भी नहीं देखा? नहीं सर। अच्छा, तो कोई आशीष ने बोल दिया excitement ही होगा। नहीं इस बार। आशीष ने बोल दिया होगा। बंसल जी आगे कि नहीं आए? बंसल जी, क्या है विचार आपका? भाईजान बताइए। अनिल जी पहले तो सुप्रभात आपको, दीपांशु को, और ये जो आशीष ने बोला अनिल जी, मतलब कि मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ट्रेलर देख कर रहे हैं अनिल जी? आजकल तो टीवी कोई देखता नहीं है, बट एक चीज बोलूँ अनिल जी, हम तो अपनी आशीष की उम्र से थोड़ी बड़ी उम्र में सीख गए थे हाँ। कि गाना देख के पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। वो एक संजय दत्त बिपाशा बासु की मूवी आई थी, उसका एक गाना अनिल जी बड़ा हिट हुआ था, तो उस गाने के चक्कर में मूवी देखने चले गए थे। जैसे अभी दीप ने बोला ना, गाना हिट हो रहा है, आजकल तो गाना यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाता है, तो गाने के चक्कर में पिक्चर को ना देखें। वैसे गाने के बारे में आशा जी ने एक बार बात की थी, क्या? और वो बहुत सटीक बात थी। बोलता आजकल के गाने देखे जाते हैं, हमारे जमाने में गाने सुने जाते थे। गाने सुनने के लिए बने हैं, देखने के लिए नहीं। सही बात। बिल्कुल। एनीवे, तो चलिए, कुल मिला के इनडायरेक्टली बोल दिया बंसल जी ने भी, ये भी नहीं देखेंगे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले लोग भी अगर अब नहीं दे रहे पहले वीकेंड पे, तो मतलब मामला ढीला है। जी बताइए। हाँ, तो PVR तो फोकस में। अरमान और कौन सी खबरें? जी, फिनोलेक्स केबल्स पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी जो एक पुणे में एक नया जो है प्लांट लगाने वाली है। लगभग 290 करोड़ का जो है यहाँ पर वो खर्च करने वाली है। और ये इस नए प्लांट से अगर आप उत्पादन देखेंगे तो 15 महीनों के आसपास उसके भीतर जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ब्राइटकॉम ग्रुप यहाँ पर भी अपडेट आता हुआ दिखा है। कंपनी ने सेबी के जो ऑर्डर पे सफाई दी है, उन्होंने ये कहा है कि 2014 से 2020 के दौरान जो कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग जो है उसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2014 की बात करें तो कंपनी ने ICICI बैंक, SBI, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक और कुछ NBFCs के पास जो है वो शेयर गिरवी रखे थे, और वो गिरवी शेयर जो इन्वोक हुए थे उसके चलते अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो चेंज आता हुआ दिखा है। और अपडेट ये भी आया है कि ICICI ने जो ब्राइटकॉम के ऑडिटर है वहाँ पर उन पर एक्शन भी लेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ और वोडाफोन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो चेयरमैन पद से कुमार मंगलम बिरला साहब ने इस्तीफा दिया है, और ये जो सेबी के नियम है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो है जो डायरेक्टरशिप की, उसके चलते वो इस्तीफा देते हुए दिखे हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वहां पर उन्होंने जो है उनको एडिशनल डायरेक्टर जो है नियुक्त कर दिया गया है। नजारा टेक्नोलॉजी, ICICI प्रू ने लगभग 1.3 लाख शेयर्स खरीदे हैं। अब उनकी जो हिस्सेदारी है 4.9% से बढ़कर 5.1% हो गई है। और जो हमारा ऑपरेशन डीमेट का था वहाँ पर आपको बढ़िया अपडेट आता हुआ दिखा है कि जिन ब्रोकर्स ने यह इंस्पेक्शन में अगर आप देखें जिनके गंभीर खामी अगर आपको दिखेगी, वहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट होगी। उसी के साथ साथ मुख्य तौर पर अगर आप देखें क्लाइंट फंड और शेयर के घपलों पर भी जो है फोकस किया जाएगा, और अवैध PMS या कम से कम अगर रिटर्न के दावे वाले जो स्कीम है वहाँ पर भी देखा जाएगा। ओके, तो बड़ा इम्पैक्ट जी बिजनेस की खबर का आता ही है हर बार, और डीमैट डाका पर एक और बड़ा इम्पैक्ट आपको आते हुए दिख रहा है। बढ़ते आगे और लेते हैं आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स FIR में। टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत आशीष। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, सबसे पहले HCL टेक यहाँ पर ही नतीजे के बाद रिपोर्ट्स आई हैं। टोटल 7 रिपोर्ट है मेरे पास ब्रोकरेज हाउस की। 7 में से 4 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जहाँ पर टारगेट प्राइस इन्होंने जो है कट किया है। एक ऐसे हैं जिन्होंने बढ़ाया, सर ने भी इनका जिक्र किया। जेफरीज अगर आप देखिए तो होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 1050 से बढ़ाकर 1125 कर दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है करीब 1037 के आसपास, लेकिन CLSA की कमेंट्री काफ़ी खास लग रही है। देखिए, इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1200 रुपये का टारगेट है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नतीजे हैं इनके अनुमान के मुताबिक यहाँ पर देखने को मिले, और FY24 की गाइडेंस को कुछ ब्रोकरेज हाउस ने काफ़ी अग्रेसिव बताया। डिविडेंड यील्ड को हाईलाइट किया गया है कि काफ़ी अच्छी है अन्य IT स्टॉक्स के मुकाबले। मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए और लक्ष्य इन्होंने 1200 से घटाकर 1160 कर दिया है। JP मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग दी है,
लक्ष्य 920 से घटाकर 880 कर दिया है। सिटी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 1045 से घटाकर 1035 रुपये कर दिया है। तो इस स्टॉक पर अगर आप देखें तो टारगेट कट काफ़ी ज़्यादा आते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ICICI प्रू, यहाँ पर भी देखें तो टोटल 7 रिपोर्ट है मेरे पास। इन 7 में से 2 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी बदलाव टारगेट प्राइस में नहीं किया है, लेकिन 7 में से 5 ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी की है। सबसे पहले CLSA को देखिए जो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य 485 से बढ़ाकर 520 रुपये कर दिया है। और ये कह रहे कि स्ट्रॉन्ग तिमाही यहाँ पर सेल्स के हिसाब से देखने को मिली, क्योंकि वो बजट में जो बदलाव किए गए थे इससे पहले प्री बाइंग आई है। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 440 से बढ़ाकर 480 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि जो VNB मार्जिन हैं ये 14% इनके अनुमान से बेहतर है। सिटी ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 620 से बढ़ाकर 640 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी ब्रोकर रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन देखने को मिला था। CLSA खरीदारी की राय दे रहे, लक्ष्य जो है इन्होंने 1646 से घटाकर 1550 कर दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 1232 पर और ये मान रहे कि वैल्यूएशन जो है थोड़ी सी रीजनेबल है और कामकाजी मुनाफा इनके अनुमान से कम आया, क्योंकि जो इनका स्टाफ कॉस्ट है इसमें बढ़त देखने को मिली थी। टेक महिंद्रा, JP मॉर्गन ने रेटिंग को कर दिया है डाउनग्रेड, न्यूट्रल से अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने 1000 से घटाकर 900 कर दिया। 1022 पर स्टॉक चल रहा है और इन्होंने अगर आप देखें तो मार्जिन्स और आय दोनों के एस्टिमेट्स में भी कटौती की है। और अंत में एम्फेसिस, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सिमिलर रिपोर्ट है JP मॉर्गन की तरफ से, रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल से घटाकर अंडरवेट और लक्ष्य काफ़ी ज़्यादा घटा है, 1800 से सीधे घटाकर 1550 कर दिया। 1758 की क्लोजिंग है और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो EPS के अनुमान में करीब 8 से लेकर 9% की कटौती की है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी भरपूर एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। शुक्रवार की सुबह वक्त है पिक ऑफ द डे का। कुणाल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है चेन्नई पेट्रो को, जिसके चार्ट पर एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम हमने कल के ट्रेड में बनता हुआ देखा था। तो मुझे लगता है कि आज भी इसमें अच्छी तेजी बनेगी। चेन्नई पेट्रो को खरीद करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस रखे 270 रुपए पर, 270 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है चेन्नई पेट्रोलियम में। पहला टारगेट होगा 285 रुपए का, दूसरा टारगेट 294 रुपए का। तो 285 294 के टारगेट के लिए चेन्नई पेट्रो है आज का पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे चेन्नई पेट्रो, ये है कुणाल जी की तरफ से। सुमित जी सुप्रभात, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे कल जो स्टॉक में मोमेंटम बना था वो आज कंटिन्यू रहना चाहिए। स्टॉक का नाम है मदरसन। मदरसन के अंदर एक मोमेंटम बनना शुरुआत हुआ है। एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर लेवल से रिबाउंड दिखाया है और स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है। 70 रुपए के आसपास कल का क्लोजिंग था, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी डिप आता है 1-1.5 रुपए का तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 67 रुपीज का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में टारगेट पहला 74 रुपए का, दूसरा टारगेट 76 रुपए का। तो 74 से 76 के टारगेट्स के लिए मदरसन में खरीदारी करें 67 के स्टॉप लॉस से। के 67 के स्टॉप लॉस के साथ मदरसन में करें खरीदारी। मेरे को ऐसा क्यों याद आ रहा है सुमित जी, आपने ये शेयर पहली बार ही आज रिकमेंड किया। आज के पहले तो कभी सुना नहीं आपके मुंह से इसका नाम। हाँ जी, पिक ऑफ द डे में आप बोल सकते हो कि पहली बार लिया है। बाकी मदरसन को पहले रिकमेंड किया, लेकिन हाँ बहुत टाइम हो गया रिकमेंड करके। स्टॉक में बहुत समय के बाद मोमेंटम और हलचल देखने को मिली है तो थोड़ा सा रडार पे अभी आया है। सुमित जी हेयर कट कराने के बाद ऐसा लग रहा है एकदम स्कूल से सीधे आया है। नहीं लग रहा? देखो, लग रहा है ना, बिल्कुल। हेयर कट भी एकदम वो बिल्कुल स्कूल वाला है। स्कूल में जैसा टीचर जबरदस्ती पकड़ के छोटे बाल नहीं छोटे कराने, बिल्कुल। हाँ, मतलब एक्चुअली इनका स्कूल का इतिहास मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त रहा होगा। कुणाल जी इस पर रोशनी भी डाल सकते हैं। आमतौर पे जिस स्कूल में टीचर, अभी आजकल के तो खैर जमाना बदल गया है, टीचर किसी को कुछ कह नहीं सकते। हमारे ज़माने में तो टीचर मतलब ऐसे टीचर होते थे जो घर पे आके कंप्लेन भी करते थे
पेरेंट्स के सामने पिटाई भी लगाते थे बच्चे की, और फिर चाय वाय पी के नाश्ता करके भी जाते थे, है ना। तो उस जमाने में जो बच्चे होते थे वो बाल इसलिए छोटे रखते थे कि टीचर के हाथ में ना आए ज्यादा जोर से। कुणाल जी, ये सही है, फैक्ट है? नहीं अनिल जी, देखिए आज के जमाने के एंकर्स ऐसे हैं अनिल जी, कुछ एक एंकर्स हम सबके जीवन में ऐसे हैं जिनके डर के मारे अनिल जी बाल भी समय पर कटवाने पड़ते हैं, कपड़े भी सही पहनने पड़ते हैं, भाषा भी सही रखनी पड़ती है। तो अनिल जी अब टीचर के स्थान पर एंकर आ गए हैं। वंडरफुल जी सुमित जी। अनिल जी, एक्चुअली मैं मेरे बेटे समय के साथ बाल कटाने गया था। हाँ। तो उसका हेयर कटिंग किया था, वो भी बोलने लग गया, नहीं पापा यू विल ऑल्सो डू हेयर कट लाइक मी। बढ़िया है भाई साहब, दादाजी के साथ जाओ तो उनकी तरह वाली करवानी पड़ जाए तो पता चलता बिल्कुल ही मैदान साफ हो गया। कभी भी आप सेठी साहब के साथ मत जाना। हाँ। मेरी पर्सनल एडवाइस आपको फ्री में। ओके, आइए, स्वागत है बंसल जी आपका भी। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है ट्रेंट, जिसको कल मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड भी किया था। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 1368 के स्टॉप लॉस के साथ 1443 के टारगेट के लिए ट्रेंट है पिक ऑफ द डे। ओके, ट्रेंट है पिक ऑफ द डे, खरीदारी करने का है बंसल जी की तरफ से भी। सचिन जी का भी स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आप। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल रेकमेंड कर रहा हूँ मैं। अरविंदो फार्मा में 6 हफ्तों की एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद काफ़ी शानदार अनवाइंडिंग डेटा है। प्लस इसका अगर हम डेली चार्ट देखें तो वहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन है एंड एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई पे। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये जो अपमूव चल रही थी 440 लेवल से अभी तक की, आई थिंक कहीं जाकर ये एग्जॉस्ट हो रही है एंड प्रोबेबली एक ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है। अगर पुल बैक मिलता है 584 के आसपास बिकवाली करने की सलाह होगी। 588.50 का लगाना है स्टॉप लॉस एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 566 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है अगले हफ्ते में। तो आई थिंक फ्रेश शॉट्स ऐड करने हैं अरविंदो फार्मा के फ्यूचर्स में। बस इतना जल्दी? अभी भी तो बढ़ा था सचिन जी, वापस नीचे भी। ये चढ़ता कम घटता ज्यादा है। इनफैक्ट तेजी हुई है पिछले 3 महीनों से। यहाँ पर एक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस रही है एंड 3 महीने में ऑलमोस्ट जिस तरीके से इसने रिटर्न, कहीं जाकर अभी थोड़ा सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ऑलमोस्ट 30-32% के रिटर्न्स अभी तक यहाँ पर अनलॉक हुई है। तो जिस तरीके से कल के सत्र में अनवाइंडिंग का डेटा आया है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये ओवरबॉट हो चुका है एंड फ्रेश मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार तो मंदी की जा सकती है। डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड प्लस उसके साथ एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो आई थिंक डबल कंफर्मेशन की यहाँ पर जरूरत थी, वो पर्टिकुलर कंफर्मेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए बेचने का है औरोबिंदो फार्मा। पालिया साहब का भी किया जाए स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज जो स्टॉक यहाँ पे बाय करने की सलाह है वो है बजाज ऑटो। एक कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला और जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिले डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है बजाज ऑटो का मोमेंटम यहाँ से फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बजाज ऑटो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं करीब 4390, 4400 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 4285 के आसपास। बजाज ऑटो फ्यूचर बाय करने की सलाह है। ओके, बजाज ऑटो का फ्यूचर खरीदने की राय आपके लिए। कल बजाज ऑटो शायद वागले साहब की तरफ से आया था, कल क्लोजिंग वाले शो में भी पहला कॉल वागले साहब का था ना। हाँ बिल्कुल, तो बजाज ऑटो में यहाँ पर खरीदारी करने की राय पालिया साहब की तरफ से भी आज के लिए आपके आती हुई। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी डालते हैं नजर जो आज आपको मोमेंटम दिखा सकते हैं और खबरों के दम पर एक्शन में भी आते हुए दिख सकते हैं। साइंट सचिन जी जरा इसके चार्ट पर नजर डालें, बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है इस कंपनी की तरफ से, नतीजे दमदार रहे हैं। अब देखते हैं आज रिएक्शन कैसा आता है। चार्ट्स क्या कहती हैं साइंट की? स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, कहीं जाकर फ्लोर काफ़ी मजबूत है 1020 लेवल्स के आसपास। तो अगर थोड़ी सी यहाँ पर मुनाफा वसूली भी होती है तो आई थिंक वो ट्रेंड का पार्ट होगा। मुझे लग रहा है फ्रेश अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल सकते हैं ऑन अ डिक्लाइन। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यही कह रहा है कि लगभग अराउंड 1300 के आसपास के स्विंग्स अगले कुछ महीनों में नजर आने चाहिए। सो डिस्पाइट ऑफ द मार्केट वीकनेस यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस है। आई थिंक ये पर्टिकुलर आउट परफॉर्मेंस अगले कुछ महीनों के लिए जरूर कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए
साइंट देखते हैं आज नतीजे हैं और उसके बाद कैसा रिएक्शन भी आपको स्टॉक पे दिखेगा, बट मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए इसके लिए। फोकस आपको करना है पीवीआर पर, जिसकी अभी हम बात कर भी रहे थे, और देखते हैं आज नई रिलीज पर स्टॉक में कैसी मूव बनती है। सुमित जी, चार्ट्स क्या कह रही है? 1500 के आसपास पीवीआर, कल थोड़ा एंड में हल्का सा बढ़कर बंद हुआ था। दीपांशु, पीवीआर के अंदर थोड़ा सा मूव बन सकता है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो एक बार होल्ड कर सकते हैं। 1508 के आसपास का कल का क्लोजिंग है। स्टॉक ने वैसे तो करेक्शन दिखाया है, अब करेक्शन दिखाने के बाद ये नीचे में साइडवेज चल के थोड़ा सपोर्ट ले रहा है, और नीचे में जो इसका सपोर्ट बन रहा है वो 1470 1480 के आसपास का बन रहा है। तो यहाँ से एक पुलबैक और बाउंस बैक का संकेत है, जिसके अंदर 1540 1550 तक का मूव पीवीआर में देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ पुलबैक और बाउंस बैक ही मान के चले, कोई बड़ा मूव अभी चार्ट्स के ऊपर बन नहीं रहा है। और नीचे में अगर 1470 का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर स्टॉक में गिरावट आएगी, और नीचे में फिर 1400 से 1350 रुपए तक के लेवल पोजिशनल तौर पे देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1470 के आसपास लगाना जरूरी है, और जिन्होंने ले रखा है 1540 1550 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर रखे चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो पीवीआर में खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए, धर्मेश खान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी। पिक ऑफ द डे पूना वाला फिनकॉर्प रहेगा, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने अपने एडवांसेस का ग्रोथ दिया था, अराउंड 151% YoY ग्रोथ था। और पिछला क्वार्टर भी अगर आप देखिए तो जो तिमाही थी उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, अराउंड 70-80% काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ थी। मेरा यह मानना है कि जो एग्रेशन मैनेजमेंट ने दिखाया अपनी AUM ग्रोथ में, गोइंग फॉरवर्ड उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें इजाफा मिलने वाला है। अराउंड 50% काइंड ऑफ एनुअलाइज प्रॉफिट ग्रोथ इस बार आना चाहिए। और स्टॉक में मोमेंटम भी रहा है, आई मीन 290 के आसपास अगर आप देखिए तो 310-12 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। 340-50 तक इनका ट्रैक्शन चल सकता है। NPA काफ़ी कंट्रोल में आ गया है, लेस देन 2% इनका नेट NPA है, एंड 16 से 17% के आसपास का इनका ओवरऑल AUM ग्रोथ रहेगा आने वाले साल में, FY24 में। बेसिकली इन्होंने जो नॉन परफॉर्मिंग बिजनेसेस है उसको हाइव ऑफ कर दिया है। सो पूना वाला फिनकॉर्प पे पोजीशन बना के चलें। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऐसे भी अच्छा लग रहा है, उसमें ये मुझे लगता है टॉपिक है। ओके, तो पूना वाला फिनकॉर्प पर खरीदारी करके चलनी है, ये है धर्मेशी की तरफ से राय आपके लिए। 312 की कल की क्लोजिंग है, 340 से 350 के टारगेट्स आपको यहाँ पर रखने है। धर्मेश जी, जरा एक बार लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा। एक तो ICICI प्रू, इसके तो दमदार नतीजे आए हैं और आज नतीजों पर रिएक्ट भी करेगा। अनिल जी ने तो स्टॉक ऑफ द डे में बात भी करी है। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मार्च में जो ग्रोथ रही है वो शानदार रही है, वो एक्सपेक्टेड भी थी क्योंकि टैक्स चेंजेस आ गए अप्रैल से। तो जो हाई वैल्यू पॉलिसीज है 5 लाख से ज़्यादा, उसमें तेज बिक्री हुई है। न्यू बिजनेस प्रीमियम, प्राइवेट कंपनीज के न्यू बिजनेस प्रीमियम में हमने 35% की ग्रोथ देखी है, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस भी बढ़कर आया है। कोई राय, और इंश्योरेंस पे से आपको क्या पसंद है सर? देखिए दीपांशु, सुप्रभात। ये जो पूरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सेगमेंट था, देखिए टैक्सेशन आते जाते रहते हैं, पॉलिसीज और माइनर ब्लिप मिलता है 1-2 बार के लिए। तो मुझे लगता है जो फॉल हुआ था और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देख रहे हो। सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 2 से 5 साल का नज़रिया हो तो ही बाई करें। सिर्फ 3-4 महीने या साल भर के लिए अगर बाई करना हो तो मुझे नहीं लगता ये कंपनीज में आपको ज़्यादा अच्छा कंपाउंडिंग रिटर्न का मिल सकता है। और अभी भी काफ़ी बड़ा पेनिट्रेशन बाकी है। SBI जिस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और अगर आप किसी ब्रांच में जाएं तो पर्टिकुलर इंडेक्स लगा रखा उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। सिमिलरली भी अदर बैंक्स भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो ICICI प्रू लाइफ और SBI लाइफ, ये 2 टॉपिक रहेगा इस सेगमेंट से। बाकी अगर ऐसा बास्केट बाई भी करना चाहें तो आई थिंक ये अगर सिर्फ वैल्यूएशन का मल्टीपल से देखें तो इट्स वेरी अर्ली टू हैव अ वैल्यूएशन मल्टीपल इनके लिए। अभी आपको 2 या 3 साल और देना पड़ेगा एटलीस्ट, थोड़े बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। अभी ये 12-13 साल का ही हुआ है, तो मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंचने में टाइम है। उसमें लगता है मुझे 3 से 5 साल का समय लगेगा। उसके बाद इसको इंटरनेशनल बेंचमार्क के हिसाब से फिर वैल्यू कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हाई ग्रोथ एरिया में है, एंड ICICI प्रू लाइफ एंड SBI लाइफ टॉपिक्स रहेंगे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। जरूर बाई करके चले, अपने पोर्टफोलियो में रखिए इसे। तो ये है आपके लिए ICICI प्रू पर राय आती है नतीजे के बाद। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ले लीजिए। ले लेते हैं, बिल्कुल। जरा चार्ट्स पालिया साहब, ICICI प्रू चार्ट्स देखिए सर।
तो अनिल जी देखिए, हम देखें कि इंश्योरेंस कंपनियों में पिछले कुछ दिनों में एक तेजी बनी थी, अब एक साइडवेज यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आईसीआईसीआई प्रू का सेटअप देखें तो पिछले 4-5 हफ्तों में जिस तरीके का मोमेंटम बना है, स्टॉक ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे दिया है और कंफर्टेबली भी स्टॉक को अगर हम देखें तो 50 to 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। 442 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। अपसाइड में इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो करीब आएगा 475-480 के आसपास, तो पोजीशन होल्ड की जा सकती है। लॉन्ग साइड का ट्रेड 442 के स्टॉप लॉस से कैरी किया जा सकता है। तो ये है आपके लिए राय आईसीआईसीआई प्रू पर मजबूत नतीजे आते दिख रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज से हो गया है। हाँ सर, हेडलाइन में भी था। बिल्कुल। शाहरुख खान, हाँ, सलमान खान, योगी आदित्यनाथ, अनिल सिंघवी, दीपांशु भंडारी, इनमें क्या चीज़ कॉमन है? हाँ? क्या चीज़ कॉमन है इनमें? किसी कोई अंदाजा लगा सकता है? जरा एक बार हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल पे भी जरा राय ले जाए। ये 4-5 लोगों के नाम जो हमने लिए हैं, जिसमें मैं और दीप भी शामिल हैं, हमें क्या कॉमन है? किसी को कुछ पता है? जी बंसल जी बताइए। अनिल जी, वो ट्विटर का ब्लू टिक अनिल जी रातों रात गायब हो गया अनिल जी, सब बड़े बड़े लोगों का अनिल जी। अच्छा जी, कुणाल जी। अनिल जी, मुझे तो लगा आप ये कह रहे हैं कि ये सब लोग जो हैं बहुत स्मार्ट और हैंडसम लोगों के आप नाम ले रहे थे। बंसल जी कह रहे हैं ब्लू टिक। अनिल जी, मुझे तो लग रहा है ये हैंडसम लोगों की लिस्ट है। आप ही ज़्यादा सही लग रहे हैं मुझे बंसल जी के मुकाबले में। मतलब कंक्लूजन के हिसाब से तो आप ज़्यादा सही है, लॉजिक के हिसाब से बंसल जी सही है। लेकिन लॉजिक से क्या मतलब है? कंक्लूजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जी सुमित जी। अनिल जी, सबके सब नाम इंडिया के टॉप सेलिब्रिटीज के हैं। अरे वाह, क्या बात है। वैसे बाय द वे आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी, प्रियंका चोपड़ा, बाकी कई सारे लोग इस लिस्ट में शामिल हो गए, जिसमें आज से ब्लू टिक गायब हो चुके हैं। तो अभी मैंने अभी एक पोल डाला है, तो भाइयों अपनी राय दीजिए कि क्या एलन मस्क साहब जो ब्लू टिक के पैसे मांग रहे हैं दिए जाएं, या फिर अब जैसे अमिताभ बच्चन हैं उनका भी हटा दिया है। उनके फॉलोअर से पता चलता है, इतने फॉलोअर से कि भाई वही है। बस दिक्कत एक ही कि कोई भी किसी के नाम का पैसा देके ब्लू टिक ले रहा है। हाँ, वो बात है। हाँ, तो वो दिक्कत है। तो अब जरा आप सब लोग अपनी राय दीजिए कि क्या ब्लू पैसे देके ब्लू टिक लेना चाहिए? सवाल वैसे जो लेगेसी अकाउंट्स है, ठीक है आपने निकाल दिया, बट अब बहुत आसानी से, और स्पेशली सर अब जैसे आप फाइनेंशियल जर्नलिज्म में आपके नाम को लेकर कोई ऐसा काम कर दे, नहीं तो वो तो अगर ऐसा जो जिनके एक साइजेबल फॉलोअर्स है उनके नाम पर अगर कोई ऐसा करे, तो धीरे धीरे आपका वो लोग यूज़ करना बंद करेंगे। फिर अगर फेक अकाउंट्स बनेंगे, कोई भी फेक, फॉर एग्जांपल कोई और दीपांशु भंडारी के नाम का अकाउंट बना ले, तो फिर दीप सोचेगा कि मेरे नाम का मिसयूज है, इससे बेटर मैं हट ही जाऊँ। हाँ, तो उसमें ट्विटर का नुकसान भी होगा। तो अच्छा, जरा एक बार पोल कराएं, जरा एक बार कहाँ है हमारे सारे एक्सपर्ट्स की क्या ब्लू टिक के पैसे देने चाहिए? जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स कौन कौन, आप में से कौन सहमत है कि हाँ पैसे देने चाहिए? जो मानता है पैसे देने चाहिए वो हाथ खड़ा करे। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं? अरे वाह। अच्छा, नहीं देने चाहिए उनमें कौन है? क्योंकि कोई न्यूट्रल भी हो सकता है ना। सुमित जी। सुमित जी नहीं देने चाहते हैं, धर्मेश जी नहीं देने चाहते, कुणाल जी, सचिन जी नहीं देना चाहते, बंसल जी और राजेश जी न्यूट्रल है। अपना काम तो हो गया दीप। मेरे पैसे बंसल जी देंगे तो आपके राजेश जी देंगे। ये तो ले लिया हम दोनों की ब्लू टिक तो रिस्टोर हो जाएगी। जो न्यूट्रल है वो दे देंगे। जी सुमित जी। अनिल जी, बल्कि हमको देने नहीं चाहिए, हमको ट्विटर से लेने चाहिए। क्या बात है। अनिल जी, एक तो हम टाइम दे रहे हैं, हम ट्विटर की फॉलोअरशिप बढ़ा रहे हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं, तो वो हमसे पैसा लेने के बदले हमको उनसे लेने चाहिए। ट्विटर को अगर अनिल जी पैसे कमाने हैं तो उनको कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है और लोगों को किसी को नहीं देना चाहिए। बल्कि मैं तो बोलता हूँ अगर ये पैसे मांगते हैं तो बंद कर देना चाहिए ट्विटर। क्या बात है, वाह। ये हो ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कुणाल जी अपने आप को समझते हो कि नेता वही है। कोई भी नया युवा आके है ना, जिनको टक्कर दे सकता है। कीप इट अप सुमित जी। सुमित जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल।